राजस्थान में 3 सीटों में उपचुनाव की होने की घोषणा होते ही अब दोनों पार्टी यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के कार्यालयों पर टिकट यात्रियों की लाइन लगी हुई है। मगर ये दोनों ही पार्टियां जातिगत आधार पर जिताऊ प्रत्याशी की खोज कर रही है। देखिए, मरुधरा एक बार फिर से चुनावी मोड में है और उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने इसके लिए पहले से ही अपनी जमीन मजबूत बनाना शुरू कर दिया है और सीट पर कब्जा करने को लेकर तैयारी में जुटी कांग्रेस जातिगत आधार पर इन दिनों तीनों सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी, क्योंकि ये तीनों सीटें जीतना कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। वहीं कांग्रेस के परिवहन मंत्री खचरियावास का कहना है कि कांग्रेस ने चुनावों को लेकर पूरी तैयारी कर ली है और अब पार्टी इन तीनों सीटों पर भारी बहुमत से जीत दर्ज कराएगी। भारतीय जनता पार्टी एक्चुअली में जमीन पे टिकती नहीं है और जिस तरह की भाषा भारतीय जनता पार्टी बोलती है वो शोभा नहीं देता। कैसी कैसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सबको खुला अधिकार है, जहाँ कार्यकर्ता जनता चाहते हैं वैसे कैंडिडेट आते हैं। वक्त देखिए, वक्त की धार देखिए। बजट अच्छा है, राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार का शासन अच्छा है और हम चारों उपचुनाव जीतेंगे और राजस्थान में रिकॉर्ड बनेगा। वहीं बीजेपी भी इन तीनों सीटों को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और यही कारण है कि बीजेपी भी जातिगत आधार पर जिताऊ प्रत्याशियों की खोज में जोर शोर से लगी हुई है, जो उनके खाते में जीत दर्ज कराकर पार्टी को राहत दे सके। उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का कहना है कि जिताऊ और टिकाऊ चेहरे ही मैदान में उतारे जाएंगे। सदन में पिछले दिनों देखा कि सरकार के विधायक की सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे और एक विधायक ने तो भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई जांच की भी मांग की है। तो मुझे लगता है कि ये इनका अंतर्कलह और अंतर्विरोध स्थायी है और इसका सीधा कारण कांग्रेस का केंद्र का आलाकमान पूरे तरीके से कमज़ोर हो चुका है। उसके संज्ञान में होते हुए भी मुझे लगता है कि उनके लिए राजस्थान प्राथमिकता नहीं है। तो लेकिन उसका असर प्रदेश की राजनीति पर और राजस्थान के विकास पर जरूर पड़ा है। ऐसी तो पहले तो जिताऊ देखेंगे, टिकाऊ तो बाद में कर लेंगे उसको, लेकिन स्वाभाविक है ये युद्ध का मैदान है, इसलिए जो जीतने में सक्षम होगा उसी पर दांव लगाएंगे। राजस्थान में 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी और कांग्रेस के कार्यालयों पर टिकटार्थियों की लाइनें लगी हुई हैं। हालांकि जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के अंदर गुटबाजी का दौर देखा जा रहा है, उसमें ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इन तीनों सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी किन चेहरों को प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारेगी और किस तरह से ये पार्टियां अपनी जीत दर्ज कराएंगी। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, इन तीनों सीटों पर अपनी जीत दर्ज कराना दोनों पार्टियों की प्रतिष्ठा का सवाल है। हालांकि जिस तरह से तीसरा मोर्चा यानी कि आरएलपी भी इन सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतारने की घोषणा कर चुकी है, अब इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों के लिए सबसे अहम मुद्दा ये है कि इन तीनों सीटों पर ऐसा चेहरा उतारा जाए जो जातिगत समीकरण पर सटीक बैठता हो। अब ये देखना रोचक होगा कि ये दोनों पार्टियां कैसे जातिगत समीकरण को देखते हुए कौन कौन से चेहरे मैदान में उतारेंगी। जयपुर से सपना शर्मा की रिपोर्ट। वहीं राजस्थान के जोधपुर में एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में शेरगढ़ केतु कला गांव में ज्वेलर्स के घर के बाहर 2 दबंग खुलेआम बेखौफ होकर फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीर आपके सामने। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 2 आरोपी ब्रेजा कार से सवार होकर यहां पर आए थे, उसके बाद खुलेआम यहां पर फायरिंग करते हुए नजर आए। वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरा में ये पूरी फुटेज कैद हुई है। शेरगढ़ केतु कला गांव का ये मामला, ज्वेलर्स के घर के बाहर देखिए बदमाशों ने किस तरह से खुलेआम फायरिंग की। उधर धौलपुर में सपैयूत थाना क्षेत्र के NH 123 पर तसीमो कस्बे में ईंट से भरे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने सड़क पार कर रही एक महिला और एक बच्चे को टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में दोनों ही लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे के बाद ग्रामीणों का आक्रोश भड़क गया, जिसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉला को रखकर जाम लगा दिया गया। करीब 20 मिनट तक ग्रामीणों और पुलिस में नोकझोंक होती रही। उसके बाद पुलिस ने समझा बुझाकर जाम को किसी तरह से खुलवाया। पुलिस ने
ट्रैक्टर ट्रॉली को भी अपने कब्जे में ले लिया है। फरार आरोपी चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश भी शुरू कर दी गई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाने वाली मनरेगा योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया। ये नया फर्जीवाड़ा 12 जिले के बोहत पंचायत के सरपंच से जुड़ा हुआ है। पता चला है कि सरपंच ने पद पर रहते हुए अधिकारियों के साथ मिलीभगत करते हुए अपना नाम मनरेगा कार्ड में अंकित करवा लिया था, जबकि सरकारी नियम के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जनप्रतिनिधि के पद पर रहते हुए मनरेगा योजना का लाभ नहीं उठा सकता और अधिकारी इन नियमों से बेखबर लगते हैं। उनकी वेरीफाई तो सत्यापन साथ के साथ ही करते हैं। ये चलता रहता है। हाँ, नहीं अपन जब जो कार्ड बनाते हैं ना, हाँ, तो उसके 1-2 दिन बाद इनका ये करवा देते हैं रजिस्ट्रेशन। अच्छा, जैसे गवर्नमेंट जॉब में चले गए, हाँ, उसका तो नाम हटा देते हैं उसको से। अच्छा। ओके। वह टाइम बाउंड पॉलिसी प्रमोशन की मांग को लेकर कांग्रेस सेवा दल के प्रतिनिधि मंडल ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव निरंजन आर्य से मुलाकात की, ज्ञापन सौंपा। मुख्य सचिव ने आश्वासन देते हुए कहा कि अतिशीघ्र ही मांग पर विचार किया जाएगा, कर्मचारियों को राहत प्रदान की जाएगी। दौसा शहर में स्थित 6 मंजिला फर्स्ट टावर परिसर में सालों पुराना सूखा पेड़ कल देर शाम आए अंधड़ से गिर गया और उस पेड़ के 11,000 केवी लाइन पर गिरने की वजह से लाइन भी टूट गई, जिससे कि कई मकानों के फ्रिज, कूलर, एसी, पंखे सहित अन्य बिजली उपकरण जल गए। स्थानीय लोगों ने फर्स्ट टावर मॉल के प्रशासन और बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्हें जिम्मेदार ठहराया और विभाग से उचित मुआवजे की मांग की। कल रात को अंधकार आया था और उसमें ये फर्स्ट टावर वाले ने जो पेड़ है, ये पेड़ तार के ऊपर गिर गए, उससे 11 केवी लाइट और लाइट गुल हुई, सारी रात लाइट नहीं आई, उससे पंखे, कूलर, एसी वगैरह सब ख़राब हो गए इनके। उसमें सबसे ज़्यादा गलती है जो फर्स्ट टावर वाले की है। तो फर्स्ट टावर वाले का पेड़ है जो आधे से ज़्यादा पहले ही कटा हुआ था, इसकी कई बार हमने शिकायत कर दी है। मैं पूर्व पार्षद भी हूँ, मैंने 4-5 बार एप्लीकेशन दी विद्युत विभाग के। अगर कोई जनहानि हो जाती तो सारी जिम्मेदारी फर्स्ट टावर वाले की या फिर प्रशासन की होती। अब खबर राजसमंद से, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह राजस्थान के दौरे पर रहे। अरुण सिंह ने राजस्थान में होने वाले 3 विधानसभा उपचुनावों में प्रत्याशियों का चयन कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर करने के लिए राजस्थान के दौरे पर पहुंचे हैं। राजस्थान दौरे के दौरान अरुण सिंह उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा के सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर भी रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से यहां प्रत्याशियों को लेकर फीडबैक लिया। बूंदी के दबलाना थाना इलाके में गोठड़ा गांव में विवाहिता ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। जब परिजनों को इस मामले का पता चला तो विवाहिता को लेकर परिजन जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने विवाहिता को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दबलाना थाना पुलिस ने मृतक विवाहिता शिमला नाथ के पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष के समक्ष ही विवाहिता के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। सूरतगढ़ किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल उपखंड अधिकारी से मिला। किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने मांग पत्र के द्वारा उपखंड अधिकारी को अवगत कराया कि पिछले 3 महीने से इलाके का किसान बीमा क्लेम की मांग को लेकर बैंकों के आगे संघर्ष कर रहा है, लेकिन बीमा कंपनी किसानों के क्लेम की राशि को खातों में डालने पर आनाकानी कर रही है। बीमा कंपनी की कार्यप्रणाली से परेशान होकर किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना देने की बात कही, तो वहीं उपखंड अधिकारी ने किसान प्रतिनिधियों को आश्वासन देते हुए कहा, हम 23 मार्च को बीमा कंपनी के अधिकारियों को बुलाकर किसान प्रतिनिधियों के साथ वार्ता कराते हुए किसानों की समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे।
खबर पाली से है, जहां सोजत सिरियारी थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 2 बदमाशों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 14 बाइकें बरामद की। बदमाशों को गिरफ्तार कर और कई वारदातों का खुलासा होने की अब उम्मीद है। पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पाली, उदयपुर, राजसमंद जिले से 14 बाइकों को चुराना कबूल किया है। पुलिस अधीक्षक महोदय पाली के आदेशानुसार संपत्ति संबंधी अपराधों की धरपकड़ अभियान के तहत जिले में मोटरसाइकिल की बढ़ती चोरियों को देखते हुए नीमली निवासी जितेंद्र पुत्र दुर्गाराम शिरवी को दस्तयाब करके उनसे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैं मोटरसाइकिल चोरी करके किशनलाल पुत्र चुतराराम प्रजापत निवासी कंटाड़िया पुलिस थाना बगड़ी नगर जो मिस्त्री का काम करता है वहाँ ले जाके उसको देता हूँ। भिवाड़ी के तपोकड़ा सामुदायिक चिकित्सालय में पसरी अव्यवस्थाओं की वजह से अस्पताल कम जुगाड़ ज्यादा यहां पर नजर आता है। कुछ क्षेत्रों में तो दोबारा से लॉकडाउन के नियमों में सख्ती दिखाई देने लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो ना सिर्फ डरा रही है, बल्कि लापरवाही किस कदर वहां फैली हुई है इसका भी अंदाजा लगाना कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए कैसे वार्डों में ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि मरीज कौन है और तीमारदार कौन है। यहाँ लापरवाही का आलम इस हद तक कि मरीजों को साफ पानी उपलब्ध कराने में अस्पताल प्रशासन नाकाम हो रहा है। अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर विनोद विजय ने बताया उनके पास अस्पताल परिसर में वार्डों के लिए और स्टाफ दोनों की ही कमी है, जिसकी वजह से अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम है। थोड़े से अभी ओपीडी बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब अभी कल का जो मैं बताऊं स्थिति 12 तो हमारे यहाँ डिलीवरी हुई है, टोटल 14 हमारे पास बेड हैं। तो उन डिलीवरीज को रोकने के लिए और नए मरीजों को भर्ती करने के लिए स्पेस की बहुत कमी है। इसलिए कई बार क्या होता है कि हमें एक बेड पर ही 2 मरीजों को भर्ती करना पड़ रहा है। इसलिए इस तरह से समस्याएँ आ रही हैं। अभी हम दूसरा वार्ड एक तैयार करा रहे हैं जिसका काम चल रहा है। जल्दी 2-3 दिन में उसमें बेड शिफ्ट करके इस समस्या का समाधान। उधर हिंडौन के मुख्य डाकघर में सुबह आधार कार्ड के फॉर्म वितरण के दौरान जोरदार हंगामा हो गया। 3 से 4 अज्ञात लोगों ने भीड़ में घुसकर फॉर्म छीने, पथराव किया। पथराव की वजह से शीशे टूट गए। वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। नई मंडी थाना पुलिस को डाकघर के पोस्टमास्टर समय सिंह की ओर से घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अब उचित कार्रवाई का आश्वासन पुलिस की तरफ से दिया जा रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल होता हुआ। जो भी आधार कार्ड के फॉर्म बांटे जाते हैं, आज की डेट थी 20 तारीख। 20 तारीख में जब फॉर्म बांट रहे तो 2-3 लड़के थे सामाजिक महिलाओं को तो बांट ही चुके थे फॉर्म करीब। और जो जेंट्सों को बांटने की बारी आई तो उसको हंगामा कर दिया, लाइन में लगने से मना कर दिया और फिर फॉर्म छीनने की कोशिश की। और इसके बाद क्या हुआ घटना? इसके बाद में उनसे जब ऐसा हुआ तो वो क्या कहते हैं 8 पत्थर फेंकने चालू कर दिए। जैसे सरकारी संपत्ति में ही है, मेरा मेन गेट टूटा है ऑफिस का और शीशे और भी टूटे हैं। उधर बांसुर के नारायणपुर रोड पर स्थित पीएनबी की शाखा में बुजुर्ग के थैले से 16,000 रुपए चोरी हो गए हैं। कहा जा रहा है कि बुजुर्ग व्यक्ति एसबीआई बैंक से 40,000 रुपए निकाल कर लाया था। इसमें से कुछ रकम को पीएनबी शाखा में बदलवाने आया था। इसी दौरान एक अज्ञात युवक वहां आता है, बुजुर्ग के थैले से 16,000 रुपए निकाल कर ले जाता है। चोरी की पूरी घटना बैंक परिसर में ही लगे एक सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है। बैंक के अंदर पुलिस हेड कांस्टेबल की मौजूदगी में ये घटना हुई और इस वजह से ग्रामीणों में रोष भी बना हुआ है कि पुलिस से भी कोई वहां नहीं डरता। पुलिस की मौजूदगी में अगर इस तरह से लूट की घटनाएं होंगी तो फिर आखिरकार आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा। घटना के बाद बांसुर थाना पुलिस बैंक पहुंची। मामले में अब जांच पड़ताल की बात कही जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान में भी पुलिस जुटी हुई है। उधर अजमेर के अलवर गेट थाना अंतर्गत कुंदर नगर इलाके में मधुमक्खियों के हमले से परेशान एक खानाबदोश युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। जानकारी के मुताबिक युवक पर मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया था। युवक मधुमक्खियों से बचने के लिए अपने कपड़े खोलकर पानी की टंकी पर चढ़ा, पानी की टंकी में कूद गया। युवक को टंकी पर चढ़ा देखकर मौके पर तमाशबीनों की भीड़ लग गई। सूचना पर अलवर गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों ने युवक को टंकी से उतारा, जेएलएन अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है।
सीकर में माधव सागर तालाब स्थित बोलता बालाजी मंदिर परिसर में आज फागोत्सव मनाया गया। महिलाओं ने मंदिर परिसर में फूल और गुलाल के साथ नाचते हुए गाते हुए जमकर फागोत्सव का आनंद लिया। बोलता बालाजी मंदिर के महंत सुनील तिवारी के मुताबिक मंदिर परिसर में बालाजी महाराज के प्रसाद अर्पित करने के बाद महिलाओं ने फागुनी गीत गाए, भजनों के साथ शानदार प्रस्तुतियां दी, गुलाल के साथ फागोत्सव मनाया। बूंदी बस स्टैंड परिसर के बाहर उस समय हड़कंप मच गया जब एक दूध दुकानदार और जूस दुकानदार आपस में गाली गलौज करते हुए भिड़ने लगे। देखते ही देखते दोनों दुकानदारों ने जमकर लात घूंसों की बरसात एक दूसरे पर कर दी, लाठियों से एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। इस दौरान एक दुकानदार हमला करने के बाद मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, जिसने घायल दुकानदार संचालक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल सभी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर सवाई माधोपुर के रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने वाली जीप यूनियन और कैंटर चालकों के बीच उस वक्त विवाद हो गया जब बरसों से गणेश धाम से लेकर रणथंभौर दुर्ग तक जाने वाली जीपों के बीच कैंटर चालकों ने भी अपने कैंटर को इसी सड़क पर दौड़ाने के लिए ठान लिया। ऐसे में जीप यूनियन और कैंटर यूनियन के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। माहौल बिगड़ता देखकर मौके पर कोतवाली पुलिस बुलवानी पड़ी, जहां पर दोनों ही पक्षों के बीच समझाइश करते हुए मामले को थामने की कोशिश की, दोनों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों ही पक्ष आमने सामने डटे रहे, अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। कैंटर चालक गणेश धाम पर ही धरने पर बैठ गए। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों ने किसी तरह से मामले को शांत करवाया। गणेश के दर्शनार्थियों को काफी भीड़ रहती है, जिसे हम प्रत्येक भीड़ वाले दिन 1:10 का जाब्ता यहाँ से लगाते हैं और हमारे चौकी के स्टाफ पूरा रहता है। और उसके लिए हमने ये व्यवस्था की है, जैसे इनकी गाड़ियां हैं, इनकी जो साफ सुथरी गाड़ियां हैं, जिनके कागज कंप्लीट हैं, वो कोरोना को देखते हुए अपने यात्रियों को बैठाएंगे, गणेश धाम मंदिर पर लेके जाएंगे। सवारियों की कोई लिमिटेशन भी रहेगी? हाँ, अभी तो इनके 8 सीटर होती है और हम चाह रहे हैं कि उसमें 6 सवारियां बैठे, कोरोना को देखते हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, मास्क वगैरह हो, सैनिटाइजर हो गाड़ी में। और चौथ माता और बुधवार को यहाँ पे अंदर मंदिर पे नीचे जाम की समस्या रहती है, बाहर से आने वाले पर्यटकों को समस्या होती है, लगभग 2-3 घंटे जाम में गाड़ियाँ फंसती है। उस संबंध में आज फॉरेस्ट पुलिस और रेवेन्यू टीम द्वारा कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार एक मीटिंग का रखा था गणेश धाम पे, कि हम चाह रहे हैं कि जो अंदर गाड़ियाँ हैं वो केवल जीप और कैंटर अलाउ हो। तो अभी कैंटर वालों के विरोध के देखते हुए हमने जीप को कहा है कि आप लोग देखो, और जिस ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं उसका अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी। तो ये 8,000 का वो ले रहे हैं नंबर। हम लोगों के पास तो एक छोटा मोटा रोजगार है, कोरोना काल है, हम इससे अपने बाल बच्चे पाल रहे हैं। इनको पहले भी पाबंद किया जा चुका है। और इसमें जो 12 तारीख को मीटिंग हुई थी, उसमें ये डीओफओ साहब, इधर से एडीएम साहब, एसडीएम साहब वो मौजूद थे। उन्होंने ये बात अब आप लोगों का क्या निर्णय है? हमारा निर्णय ये है कि हम तो अपने बाल बच्चे पालना चाहते हैं। जीप वालों और कैंटर वालों का कोई मैटर ही नहीं है। हमें तो यहाँ पर प्रशासन ने बुलाया, प्रशासन जो व्यवस्था रखेगा उसके अनुसार हम चलेंगे। प्रशासन चाहता है कि अंदर कैंटर चले, जिप्सी चले, जो भी प्रशासन चाहेगा उसके अनुसार काम। हमें जीप वालों से कोई विवाद नहीं है, ना ही कोई दुश्मनी। अच्छा। हमें तो प्रशासन ने बुलाया, कलेक्टर, एसपी साहब, डीएटीओ साहब के आदेश से व्यवस्था के लिए प्रस्तुत हुआ। अगर वो कहेंगे तुम वापस जाओ तो चले जाएंगे, वो कहेंगे अंदर लगाने कैंटर लगा देंगे। जैसा प्रशासन करेगा वैसा कर देंगे। वहीं बीकानेर में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास के मुताबिक विद्यार्थी सीखने की प्रवृत्ति रखे, जीवन में सफलता के लिए अवसरों का लाभ उठाए। आयोग अध्यक्ष ने शनिवार को शहीद मेजर जेम्स थॉमस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा, विद्यार्थी ही देश का भविष्य होते हैं, इन्हें तराशने की जिम्मेदारी अध्यापकों की होती है। अध्यापक अपनी जिम्मेदारी समझे, विद्यार्थियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे, जिससे कि आगे चलकर ये विद्यार्थी देश के जिम्मेदार नागरिक बन सके।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।